अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क के बारे में। रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है, रिस्क असेसमेंट के बारे में, रिस्क असेसमेंट के जो मशहूर 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे और सबसे अहम हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में हम ये देखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल है क्या चीज़ और इसको हम किस तरह रिस्क असेसमेंट में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं, इसको अमल में लाया जा सकते हैं ताकि हम अपने रिस्क असेसमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा आसान तरीके से उसको बनाया जा सके। ठीक है, तो रिस्क बहुत सारे डिफिनीशन है। फिर सेफ्टी फील्ड से रिलेटेड जितने भी दोस्त हैं उनको मालूम है, आयोश में, निबोश में, इवन गूगल ऑनलाइन आप लोग सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं एक छोटा हल्का सा एक डिफिनीशन आप लोग के सामने रख देता हूँ। रिस्क बेसिकली इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। ये छोटा सा एक आप लोग डिफिनीशन कह सकते हैं इसको कि क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, लोग बोलते हैं ना बहुत रिस्की ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत रिस्की शॉट मारा, बहुत रिस्क का नाम सुनते ही तुम्हारे जहन में क्या आता है? नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी नेगेटिव चीज़ आपके जहन में आता है। तो इस डिफिनीशन से मतलब क्या है? रिस्क इज़ समथिंग इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। ठीक है ना, तो ये हो गया। अभी रिस्क असेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट पहले हम थोड़ा सा उसका सेम डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों को पता हो कि रिस्क असेसमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली इज़ अ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ आइडेंटिफाइंग and analyzing potential events that may negative impact individuals, assets and environment। ठीक है, अभी रिस्क असेसमेंट में जैसे मैंने बताया डिफिनीशन से हम इसमें एफर्ट्स करते हैं, कंबाइंड एफर्ट करते हैं ताकि हम हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई कर सके, एनालाइज कर सके ऐसे इवेंट्स को, ताकि उसके जो 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 असरात है इंसानी ज़िंदगी के ऊपर, लाइफ के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, ह्यूमंस बीइंग के ऊपर और एसेट्स यानी प्रॉपर्टी के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर, तो हमने इसको सबको स्टडी करने का है। उसको कैसे करने का है? हमने उसको स्टडी करने का है स्टेप्स में हम आगे जाके बताएंगे। मज़ीद इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट में वी आर मेकिंग जजमेंट्स ऑन द टॉलरेबिलिटी of the risk on the basis of a risk, analyzing while considering influencing factor। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये है कि हमने, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, ये पूरा डिफिनीशन उसमें आ जाएगा। एक आदमी है, वर्क एंड हाइट में काम कर रहे हैं, सीढ़ी यूज़ कर रहे हैं, वो सीढ़ी कंडीशन अच्छी नहीं है, ख़राब है, 2 मीटर हाइट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखने का है ये आदमी सीढ़ी कंडीशन कैसी है, ये गिरेगा तो किधर जाएगा और इसको कितना चोट लग सकता है, कितना हाइट से गिर सकता है, और उसकी सामने उसके मुकाबिल में दूसरा काम हो रहा है, वो 10 मीटर हाइट पे है। तो आपने उसको देखने का, उसके इम्पैक्ट को देखने का है, और उसके गिरने के चांसेस को देखने का है, उसकी सीढ़ी अगर यूज़ कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उन चीज़ों को देखने का है कि भाई अगर इधर से ये आदमी गिरेगा तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। जाहिर सी बात है, 1 मीटर या 1.5 मीटर या 2 मीटर से आदमी गिरेगा तो उसका मरने का चांसेस कम है। उसका हाथ पैर तो टूट सकता है लेकिन मरने का चांसेस कम है। दूसरा आदमी 10 मीटर से गिरेगा तो उसका पैर तुम्हारा जहन में आएगा कि यार ये आदमी पक्का मरेगा नहीं तो इसका हाथ पैर इतना ऐसा टूटेगा कि वापस मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने इसमें करने का है। ठीक है ना, ताकि इसका जो इन्फ्लुएंस कैसे होता है, उसके जो फैक्टर्स है वो आपने स्टडी करने का और उस पर आपने रिस्क असेसमेंट करा। अभी रिस्क असेसमेंट के जो स्टेप्स के बारे में मैंने बताया, 5 मशहूर स्टेप्स है जिसमें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द हैज़र्ड्स। ठीक है, नंबर 2 हमने क्या करने का है? डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ। आइडेंटिफाई हैज़र्ड्स, आपने पहले पता करने का है एक्टिविटी, हैज़र्ड, वो ख़तरा क्या चीज़ है, ताकि आपको लोग पता चले कि भाई ये हैज़र्ड है। अभी इसको हमने क्या करने का है? इसके साथ कौन ऐसे लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंटेक्ट में हैं ताकि उसको नुकसान हो सकता है। तो डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ। इसका मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल एक स्कैफोल्डिंग, एक प्लेटफॉर्म या एक काम कर रहे हो सीढ़ी के ऊपर, साइड के अंदर, बाउंड्री के अंदर, रूम के अंदर। ठीक है ना, उसका रिस्क, उसका जो जो मेयार है आपने किस तरह सेट करना है, क्योंकि उधर पे आपका नुकसान किस किस को हो सकता है? जो आदमी इन्वॉल्व है, काम कर रहे हैं, क्लाइंट, कंसल्टेंट को हो सकता है, ठीक है ना, विजिटर को हो सकता है, आता है उधर,
और आपने सेम एक्टिविटी बाहर रोड के किनारे आउटसाइड साइड करने का है, तो उसका आपने किस तरह कंसिडर करने का है, उसमें फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है फिर आपने पब्लिक को इन्वॉल्व करने का है, आपने रोड सेफ्टी को इन्वॉल्व करने का है, आपने बहुत सारे और चीज़ों को आपने फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी डिसाइड। हाँ, इसके अलावा आपने बंदे की ट्रेनिंग को देखने का है, बंदा ट्रेन है कि अनट्रेन है, न्यू है कि फ्रेश है कि ओल्ड है, इवन है उसका जेंडर को कंसिडर करने का है, मेल है फीमेल है, इवन उसको फिजिक्स को कंसिडर करने का है, वीक है पावरफुल है स्ट्रांग है, ठीक है ना, प्रेग्नेंट है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करना पड़ेगा और उससे आपने फिर आगे जाके अपना कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर हमारा जो पॉइंट था वो था डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ। थर्ड नंबर जो हमारा पॉइंट है वो है इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। जैसे मैंने बताया आपने हाइट को, जेंडर को, ये सारी चीज़ें को इवेलुएट करने का है, उसमें रिस्क कितना है, इंसिडेंट का चांस कितना है, रिस्क मैंने बोला ना समथिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, तो समथिंग बैड हैपनिंग का चांसेस कितना है उसको आपने इवेलुएट करना है और फिर उसके लिए आपने प्रिकॉशंस को डिसाइड करना क्या है। उसको मैं एग्जांपल दूंगा, आपने फॉर एग्जांपल गाड़ी चलानी है, आपको ड्राइविंग नहीं आता, या एक आदमी है आपने उसके साथ उसको किस तरह कंट्रोल करने का है, तो आप उसको लाइसेंस के लिए बोलेगा, लेकिन लाइसेंस के लिए आपने इंस्ट्रक्टर को बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना, और मज़ीद आपने उसको अथॉरिटी के पास भेजना पड़ेगा ताकि उसको बराबर ड्राइविंग सिखा सके वगैरह वगैरह। इस तरह आप साइड के अंदर कंस्ट्रक्शन साइड अगर से आप लोग रिलेटेड है तो साइड में भी आपने और बहुत सारे चीज़ों को फिर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इवन आपने बड़ी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, सुपरविजन देना है, ठीक है ना, और ट्रेनिंग देना है, TBT, ये सारी चीज़ें आपने उसको कंसिडर करने का है। ठीक है, अगर आप इवन इसमें अपने प्लान इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी करने का है ताकि मैनुअल हैंडलिंग वगैरह कम से कम हो, ठीक है ना। ओके, और अगर हाइट ज़्यादा है, जैसे मैंने बोला 10 मीटर है, प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए गार्ड रेल, मेड रेल, फिर सेफ्टी हार्नेस और लाइफ लाइन, ये सारी चीज़ों को फिर आपने कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट हो गया। 4 नंबर पॉइंट रिकॉर्ड यूर फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। आपने जो भी आपने फाइंडिंग सोचा आपने उसको फिर आपने रिकॉर्ड करना है, एक पेपर पे लिखने का है और उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है। क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रपोजल आया, एक मेथड ऑफ स्टेटमेंट आया कि भाई हमने ये काम करने का है, सीलिंग में इसका पोर्डिंग लगाना है, तो फिर आपने उसका सेफ्टी मेजर्स जो भी आपने लिखा है एक पेपर पे, फिर उसको जाके साइड में आपने मेक श्योर करने का है ताकि ये इम्प्लीमेंटेड हो, ठीक है ना, वो इम्प्लीमेंट करने का है और उसको एक पेपर पे लिखने का है। लास्ट वाला रिव्यू योर रिस्क असेसमेंट एंड अपडेट इफ़ नेसेसरी। फिर बाद में आपने कुछ अरसे बाद, 6 महीने बाद, 7 साल बाद आपने उसको रिव्यू करने का, अपडेट करने का है। ये तो एक हो गया तरीका जिसको पीरियडिकली हम कहते हैं इसको। एक हो गया कोई इंसिडेंट हो गया, कोई डेंजरस अकरेंस हो गया, फिर भी आप अपने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेगा। अगर उसकी वजह से जो स्टेप्स आपने ऑलरेडी लिए, जो प्रिकॉशन आपने लिए, इम्प्लीमेंट किया, उससे कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कुछ इंसिडेंट उसकी वजह से अगर क्रिएट हो, तो आपने क्या करने का, उसको अपडेट करने का है, इम्प्रूव करने का है, ठीक है। या कोई नया प्लांट, कोई इक्विपमेंट साइड में आया, या कोई वेरिएशन आया, या कोई नया स्टाफ आया, बंदे ज़्यादा हो गए, ठीक है ना, तो ये आपने सारे फिर आपने उसको मज़ीद साथ में उसको मज़ीद रिव्यू करने का, अपडेट करने का। तो 5 स्टेप्स हमने बताया। आइडेंटिफाई द हैज़र्ड, हु माइट बी हार्म एंड हाउ, इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। नंबर 5 रिव्यू एंड अपडेट इफ़ नेसेसरी। अभी हम मज़ीद बात करेंगे ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल। अभी हायरार्की ऑफ कंट्रोल को आप बेसिकली रिस्क असेसमेंट के टूल्स कह सकते हो, ठीक है ना। ये रिस्क असेसमेंट के एक टूल्स है जो क्या रिस्क असेसमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, और ये भी बेसिकली 5 चीज़ों से वजूद में आती है, ठीक है ना। जिसमें नंबर 1 है हायरार्की ऑफ कंट्रोल में, यानी हम हैज़र्ड को किस तरह कंट्रोल करते हैं, हम किस तरह उसको देखते हैं। तो पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एलिमिनेशन। हमने उसको एलिमिनेट करने का है अगर पॉसिबल हो, ठीक है ना। फिर दूसरा हमने क्या करने का, अगर पॉसिबल नहीं है तो हमने सब्सटीट्यूट करने का है। एलिमिनेशन मीन्स जो भी प्लांट है, इक्विपमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको और उससे ख़तरा लाहक हो सकता है, तो आपने उसको निकालने का है, उस एरिया से, वर्किंग एरिया से, साइड से निकालने का है। सब्सटीट्यूशन आपने उसको एक्सचेंज करने का है। फॉर एग्जांपल, गुड एग्जांपल, अगर जनरेटर है, डीजल पावर है, पेट्रोल पावर है, ठीक है ना, और उसमें फिर साउंड है, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड है, सारी चीज़ें आपने देखने का है, वाइब्रेशन है,
तो फिर आपने इसको सब्सिट्यूट किस तरह करने का है, आप डायरेक्ट लाइन ले लो, आप अथॉरिटी से डायरेक्ट लाइन ले लो, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी का ले लो, तो आपने वाइब्रेशन, साउंड, इन्वायरमेंटल, सोक, फायर, ये सारी चीज़ें कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी उधर पर रिस्क है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आपने इधर 3-4 चीज़ें को कम कर दिया, ठीक है ना, तो इसको आपने सब्सिट्यूट करने का है। दूसरा आसान इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, शीशे की बोतल है, ये आजकल सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है, तो उसको सब्सिट्यूट किया ना, अभी मार्केट में अवेलेबल है, प्लास्टिक बोतल में डालो, कैन में डालो, तो गिरेगा, साथ में लगेगा, उसी तरह साउंड नहीं क्रिएट करेगा, टूटेगा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें आपके सब्सिट्यूशन का, जैसे मैंने बताया। और इसी तरह अगर आपने फिर मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी को सब्सिट्यूट करने का अगर आपके पास ऑप्शन है, तो आप उसको सोलर सिस्टम पे जाओ, ठीक है ना, बैटरी ऑपरेटेड पे जाओ, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल का जो आसान, मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, सीलिंग फ़ैन है। सीलिंग फ़ैन का देखो, गिर सकती है, गिरेगा तो किधर जाएगा, उसमें कितना रिस्क है, गिरने का रिस्क कितना है, गिरेगा, नीचे आदमी बैठा, उसको जैसे मैंने बोला ना, आइडेंटिफाई द हैज़र्ड, हैज़र्ड क्या है, पनका है, गिरने का चांस और रिस्क आपने देखने का है। अगर उसका जो जिधर पे लगा है वो कितना मजबूत है, क्या नहीं है, वो आपने डिसाइड करने का है। फिर उसका प्रिकॉशन नीचे क्या है, नीचे आदमी बैठा है, किसको लग सकता है, वही आपने देखने का है। और उसके बाद तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई ये वाला फ़ैन निकाल दो, वॉल फ़ैन लगाओ, ठीक है, मेथड चेंज किया, वॉल फ़ैन लगाओ, पेडेस्टल फैन लगाओ, दूसरा वाला, ठीक है। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ सब्सिट्यूट किया हमने एसी में, डक्टिंग सिस्टम में, विंडो एसी में, स्प्लिट यूनिट में, तो हवा भी ठंडा मिलेगा और आपके पास वो जो रिस्क था गिरने का, लगने का चांस भी कम से कम किया। इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी था, इसमें भी अभी भी रिस्क है, लेकिन आपने रिड्यूस किया। इंजीनियरिंग कंट्रोल की मैंने दूसरे आपको एग्जांपल दिया, तो अगर आप वॉल फैन पे आ जाते हो या आप अगर पेडेस्टल फैन पे आते हो, तो आप लोग क्या करते हो, फैन का जो पर्ज है उसके ऊपर आपने क्या करने का है, ग्रिल लगाने का है, एक मेश लगाने का है, ताकि उसके अंदर डायरेक्ट कंटेक्ट कम से कम हो, लगने का चांस ना हो, उसके अंदर किसी का उंगली, किसी का कपड़ा, किसी को आदमी डायरेक्ट कंटेक्ट में ना आ जाए। तो आपने क्या किया, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एक गार्ड लगाया, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग बाकी मशीनों को अगर देख लें, इसका कंस्ट्रक्शन साइड में बहुत सारे मोटर्स जैसे होते हैं, स्टील बेंडिंग कटिंग मशीन्स होते हैं, टेबल सा और बहुत सारे टेबल वुड कटर होते हैं, तो आप उसके लिए गार्ड देते हैं। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है, ताकि आप उसके साथ कंटेक्ट कम से कम करो। एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 4 हमारा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं एक सादा सा मिसाल देता हूँ, पेनल्टी इम्पोज करो, वायलेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करो, ठीक है ना, सुपरविजन, ठीक है ना, इवन CCTV, ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट कर दी है। सिक्योरिटी, तब आपने डायरेक्ट जो वॉच है वो आपने इम्प्रूव कर दिया, ताकि कोई भी आदमी काम के दौरान जो भी आपने दिया है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है, कभी भूल सकता है, कभी कोई आदमी नया आता है, कभी कोई जानबूझ के करते हैं, तो उनके ऊपर आपने नज़र रखने का है, ठीक है। क्योंकि लोग भूल जाएगा किसी ऐसी जगह में जाने के लिए, उसका हेलमेट चाहिए, वो नहीं है, तो फिर आपके उसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा, ताकि ऐसी जगह में उसका जाना ना हो जहाँ में उसका नुकसान हो सकता है। और फिर भी मज़ीद इसका आसान मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि स्मोकिंग इज़ आप इजाज़त देते हैं, अलाउड है डिजिग्नेटेड एरिया में, अनडिजिग्नेटेड एरिया में, वर्क साइड में, वर्किंग एरिया में एक बंदा पीता है, आप साइड में लगाओ, पेनल्टी है, आप उसका दिहाड़ी कट कर सकते हैं, क्योंकि आग लगने का चांस है, ठीक है। और नंबर 5 जो हमारा पॉइंट है, ये PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, जैकेट, जूता, सेफ्टी शूज़, फेस मास्क, सेफ्टी गूगल, ईयर प्लग, ईयर नप, ठीक है ना, एप्रन हो गया, सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस हो गया, वगैरह वगैरह, फेस शील्ड, बहुत सारे चीज़ें हैं। फेस मास्क जो आपके एज़ पर योर वर्क रिक्वायरमेंट एंड साइड एक्टिविटी जो तुम्हारा है, उसके से रिलेटेड आप अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं। दिस इज़ योर राइट एंड दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू बिफोर स्टार्ट वर्क। अच्छा, अभी ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में जैसे हमने स्टेप वाइज बात किया, 1 2 3 4 5, तो ये ज़रूरी नहीं है। अभी तो मैंने बताया ना, टूल्स है, हमने इसको भी रिस्क हमने इसी से रिड्यूस करना है, एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना है, इन चीज़ों को हमने उधर डालने का है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पाँचों के पाँचों आपको चाहिए। PPE तो जाहिर सी बात है हर जगह पे चाहिए, इसका तो बिल्कुल आपने निकालना नहीं है। लेकिन ऊपर वाला कभी आपको 2 चीज़ें, कभी एक चीज़ और साथ में PPE मिल के आप उसमें इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपका जो रिस्क का जो लेवल है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने शुरू वाले एग्जांपल्स में आप लोगों को बताया कि एक अनट्रेंड आदमी है, फ्रेश आदमी है, ठीक है ना,
तो आप उसको ट्रेनिंग दे दो, आप उसको पीपी दे दो, आप उसको सुपरविज़न दे दो, सही है, आप उसके ऊपर दूसरा आदमी साथ आदमी दे दो, ट्रेन आदमी दे दो, ताकि उसके साथ हेल्प करे, ठीक है ना। ये सारे चीज़ों का आपने ख्याल रखने का है, ठीक है ना। तो ये हम इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल को, और उसी हायरार्की ऑफ कंट्रोल को हमने क्या करने का है, हम उसी की वजह से अपने रिस्क का जो लेवल है वो रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल तक ला सकता है, जिसमें इंसिडेंट का चांसेस कम से कम हो, और उसको हम काम में लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा आप लोगों को बताने का मकसद, ताकि आप लोगों को पता चले हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में, रिस्क असेसमेंट स्टेप्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को मज़ीद मालूमात चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।